वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज है 8 नवंबर 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं के विशेष बलों ने कौन सा अभ्यास संपन्न किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुल स्ट्राइक, ऑप्शन ए सही होगा। तो अंडमान और निकोबार कमांड ने निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के टेरेसा आइलैंड, नाम आप ध्यान रखेंगे, टेरेसा आइलैंड, तो इस जगह पर हाल ही में 3 दिवसीय, ठीक है, 3 दिवसीय ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज कोड नाम बुल स्ट्राइक का आयोजन किया है। और ये अभ्यास तीनों सेवाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच अंतर कम करने और तालमेल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसका आयोजन किया गया। इस अभ्यास में भारतीय सेना की पैरासूट ब्रिगेड, मार्कोस यानी कि मरीन कमांडो फोर्स और विशेष बलों की टुकड़ी एएनसी के 3 सेवाओं के सैनिकों ने इसमें हिस्सा लिया है। और इसके अलावा खोज और बचाव यानी कि सर्च एंड रेस्क्यू और चिकित्सा निकासी प्रक्रियाओं के जो भाग लेने वाले सैनिक हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया था। तो बात करते हैं भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, क्योंकि तीनों सेनाओं को शामिल किया गया है तो आपको पता होना चाहिए कि तीनों सेनाओं को वर्तमान में जो कमांड करते हैं वो होते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका नाम है जनरल बिपिन रावत। और भारतीय सशस्त्र बलों के जो कमांडर इन चीफ होते हैं वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति, जिनका नाम है श्री रामनाथ कोविंद। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन बी सही होगा। तो ओडिशा के पारादीप तट पर 2 दिनों तक चलने वाली तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच, इसको शुभारंभ किया गया है। और अभ्यास ओडिशा राज्य और पश्चिम बंगाल सरकारों के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। सागर कवच के बारे में बात करें तो इस अभ्यास का मुख्य जो उद्देश्य है वो है 26/11 का जो मुंबई हमला है उसके बाद हर साल की तरह इस साल भी पारादीप के तट पर अभ्यास करना है। सेनाओं द्वारा मुंबई हमलों जैसे जो हमले हो सकते हैं उनको रोकने के लिए अभ्यास करना इनका प्रमुख लक्ष्य है। भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, ओडिशा पुलिस, स्थानीय मछुआरों, वन विभाग और बंदरगाह समुद्री विभाग सहित कुल इसमें से 10 ऐसे विभाग हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये 2 दिनों तक चलेगा, जिसमें कि हमलों को रोकने के लिए रेड और ग्रीन टीमों का गठन किया जाएगा। तटीय सुरक्षा के लिए इस वर्ष के अभ्यास को सागर कवच नाम भी दिया गया है। बात करते हैं नौसेना प्रमुख की, तो उनका नाम है एडमिरल करमवीर सिंह। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन जो आपके सामने दिए गए, आंसर हो जाएगा 7 नवंबर, ऑप्शन सी सही होगा। तो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2020 भारत में प्रतिवर्ष 7 नवंबर को कैंसर के लक्षणों और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार वैश्विक स्तर पर कैंसर दूसरी सबसे घातक बीमारी है जो मौत का प्रमुख कारण बनती है। 2018 में लगभग 18 मिलियन मामले विश्व स्तर पर थे, जिनमें से 1.5 मिलियन जो मामले हैं वो अकेले भारत में थे। 2018 में वैश्विक रूप से कुल 9.5 मिलियन मौत के मामले में भारत में अकेले 0.8 मिलियन कैंसर से मौतें हुई थी। तो बात करते हैं राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की हिस्ट्री के बारे में। तो इस दिन को वर्ष 2014 में पहली बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा इस घोषणा के बाद मनाया गया था। ये दिन वैज्ञानिक मैरी क्यूरी उनकी जयंती का भी दिन है, जो कि भौतिकी में 1903 में नोबेल पुरस्कार की विजेता रही हैं। बात करते हैं विश्व कैंसर दिवस की, क्योंकि ये राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है, लेकिन विश्व कैंसर दिवस की बात करेंगे तो ये आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्रो निंगोबम, ऑप्शन बी सही होगा। तो ये कहाँ के हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये मणिपुर राज्य के हैं। राइट, तो मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोबम को निर्विरोध हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है, जबकि पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुने जाने के बाद हॉकी इंडिया के कार्यकारी बोर्ड में फिर से शामिल हो गए हैं। इससे पहले ज्ञानेंद्रो निंगोबम जुलाई 2020 से हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब उनको पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, तो
इससे पहले वो हॉकी इंडिया का नेतृत्व करने वाले अध्यक्ष राष्ट्रपति भी बन गए हैं। वो 2 साल के लिए राष्ट्रीय महासंघ के प्रमुख के रूप में काम करेंगे और उन्होंने पिछले 40 वर्षों से मणिपुर में हॉकी के अनुशासन से वो जुड़े रहे हैं और फेडरेशन जमीनी स्तर पर काम करने भी उनका एक योगदान रहा है, राइट। तो बात करते हैं हॉकी इंडिया की। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 20 मई को, राइट। और 20 मई कौन सा वर्ष? 2009, ठीक है। तो ये वर्ष रहा है और इसका जो मुख्यालय है वो है आपका न्यू दिल्ली में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत इटली द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 नवंबर, ऑप्शन डी सही होगा। तो भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन वर्चुअली 6 नवंबर 2020 को आयोजित किया गया है और इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री प्रोफेसर ग्यूसेप कोर्टे इसमें शामिल हुए हैं। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक आधार की समीक्षा की है और इसमें कोविड-19 महामारी सहित आम वैश्विक चुनौतियों से निपटने की सहयोग को मजबूत करने की भी इसमें प्रतिबद्धता जताई है। बात करते हैं इटली के राष्ट्रपति की, तो वो है सर्जियो मैटेरोला और इसके प्रधानमंत्री हैं ग्यूसेप कोर्टे और इसकी राजधानी है रोम और इसकी मुद्रा है यूरो। आपको पता होगा ये यूरोप कॉन्टिनेंट का कंट्री है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में ओपेक इंडिया संवाद की चौथी बैठक की सह अध्यक्षता किसने की है? तो इसका आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी सही होगा। तो ओपेक भारत संवाद की चौथी उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी ओपेक सचिवालय ने की है और इस बैठक की अध्यक्षता ओपेक के महासचिव मोहम्मद सानुसी बरकिंडो और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने की है। तो उनके पास प्राकृतिक गैस मंत्रालय भी है और इस्पात मंत्रालय भी है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने भारत की ओर से इसकी सह अध्यक्षता की है, ठीक है। तो इस बैठक में तेजी से बदलते हुए वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में ऊर्जा चुनौतियों पर नियंत्रण, वैश्विक तेल मूल्य तंत्र और ओपेक और इसके सहयोगियों द्वारा तेल बाजारों में संतुलन करने के लिए किए जा रहे उपाय और भारत के लिए तेल आपूर्ति सुनिश्चित करना इसमें प्रमुख विषय रही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सेबी ने म्यूचुअल फंड्स की मौजूदा ओवरसीज यानी कि विदेशी इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा $600 मिलियन, ऑप्शन सी सही होगा। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने म्यूचुअल फंड और कंपनियों में विदेशी निवेश की जो वर्तमान निवेश सीमा है उसको बढ़ा दिया है। इसके बाद म्यूचुअल फंड विदेशी निवेश में अधिकतम $7 बिलियन, ठीक है, $7 बिलियन US, ध्यान रखेंगे, $7 बिलियन US की कुल सीमा के अंतर्गत $600 मिलियन प्रति म्यूचुअल फंड, ठीक है। एक म्यूचुअल फंड की बात की गई है कि $600 मिलियन प्रति म्यूचुअल फंड के तहत इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इससे पहले ये $300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लिमिट थी, तो 300 से बढ़ाकर 600 किया गया है। लेकिन ये आप ध्यान रखेंगे कि सभी में 7 बिलियन से अधिक नहीं होना चाहिए। सभी म्यूचुअल फंड मिलाकर 7 बिलियन से अधिक इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं और एक म्यूचुअल फंड की लिमिट है $600 मिलियन, राइट। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो बात करते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की। तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। आपको पता होगा कि इससे पहले कांड हुआ था, स्कैम हुआ था जिसका नाम है हर्षद मेहता स्कैम। इसके ऊपर वेब सीरीज भी बन चुकी है, उसको आप देख सकते हैं। और उसी के बाद यहाँ पर सेबी का गठन किया गया था जिससे कि जो शेयर मार्केट है उस पर नियंत्रण किया जा सके, राइट। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई में है और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एजेंसी के कार्यकारी इस समय में है वो है अजय त्यागी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ PSLV C49 लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 10 उपग्रहों के साथ, ऑप्शन ए सही होगा। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV के 51वें मिशन को लॉन्च किया गया है। ये कुल 51वां मिशन था किसका? PSLV का, राइट, ध्यान रखिएगा। और इसरो द्वारा साल 2020 में लॉन्च किया गया पहला मिशन है और प्रक्षेपण यान PSLV C49 US-01 के साथ प्रमुख रूप से 10 उपग्रहों को लॉन्च करेगा, ठीक है। तो बात करते हैं इसरो की। तो इसके अध्यक्ष वर्तमान में है के सिवान, मुख्यालय बेंगलुरु में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में व्हाट्सएप ने UPI पेमेंट के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है?
तो इसका आंसर हो गया 5 बैंकों के साथ, ऑप्शन बी सही होगा। तो व्हाट्सएप ने अपनी भुगतान सेवाओं को संचालित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ साझेदारी की है। ये भारतीय हैं, ये जो भारतीय बैंक हैं वो है SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक, इसके बाद है HDFC बैंक, ठीक है। साथ ही साथ इसमें ICICI बैंक ये भी शामिल है और एक्सिस बैंक भी है, ठीक है, एक्सिस बैंक भी इसमें शामिल है। और इसके साथ साथ इसमें जियो पेमेंट बैंक है, ठीक है, जियो पेमेंट बैंक भी इसमें शामिल है। तो ये 5 बैंकों को जो है व्हाट्सएप ने अपनी पेमेंट के लिए इनके साथ साझेदारी की है। और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI, राइट, तो इसके द्वारा हाल ही में फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेंजर प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप को देश में अपनी एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को श्रेणीबद्ध तरीके से लॉन्च करने की मंजूरी दी है, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे। हालांकि इन सेवाओं को श्रेणीबद्ध तरीके से ही विस्तारित किया जा सकता है। श्रेणीबद्ध तरीके से विस्तारित करने का मतलब ये है कि शुरुआत में व्हाट्सएप केवल 20 मिलियन यूजर्स, ठीक है, 20 मिलियन यूजर्स के लिए ही भुगतान सेवा शुरू कर सकता है। व्हाट्सएप के नवीनतम संस्करण में भुगतान प्रणाली को 10 भारतीय और क्षेत्रीय भाषाओं में रोल आउट किया जाएगा, राइट। तो आप ध्यान रखिएगा कि 5 इसमें बैंक शामिल किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? यहाँ पर इसको आप 3 स्टार का क्वेश्चन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा जो बाइडेन, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही होगा। तो जो बाइडेन विंस द US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यानी कि जोसेफ रॉबर्टन बाइडेन, इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराकर अमेरिका के 46वें, ठीक है, ये क्रम आप ध्यान रखेंगे कि वो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए। इसके साथ ही बाइडेन अमेरिकी इतिहास में सबसे ज़्यादा उम्र में राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, जबकि वे 1992 में बिल क्लिंटन द्वारा जॉर्ज WS बुश को अपने पहले सत्ता के कार्यकाल में बाहर करने वाले दूसरे राष्ट्रपति भी बने हैं। और बाइडेन ने इलेक्टोरल कॉलेज में कुल 290 वोट हासिल किए हैं। व्हाइट हाउस तक पहुंचने के लिए केवल 270 वोटों की आवश्यकता थी और उनको 290 वोट्स मिले हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तो उनकी बात करें तो उनका जो जन्म हुआ है वो 1942 में हुआ, 1942 में 20 नवंबर को उनका जन्म हुआ था, ठीक है। और पेंसिल्वानिया के सेंट मैरी अस्पताल में हुआ था। और डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य बाइडेन ने इससे पहले 2009 से 2017 तक 47 में उपराष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने काम किया है, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कमला हैरिस की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव जो बाइडेन ने जीता है और वे 46वें राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कल की क्विज का आंसर। कल आपसे पूछा गया था हाल ही में बाय बाय कोरोना पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। और दूसरा क्वेश्चन, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो अल्बुकर्क को कहा जाता है। और यहाँ पर आज का क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए, आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। 4 ऑप्शन है डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, रजत शर्मा, डॉक्टर SK भदौरिया, यशवर्धन कुमार सिन्हा, इनमें से एक आंसर सही होगा। और दूसरा क्वेश्चन GS से रिलेटेड है, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो आपसे नहीं पूछी गई, केवल ईयर पूछा गया है, ठीक है। वो बताना है कि किस वर्ष से किस वर्ष तक ये दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।